हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद भरत अरोड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने जो हमारी रीड की अंदर एसएसटी की सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम क्लास 6 का 5वां चैप्टर मानचित्र पढ़ेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। तो चैप्टर 5 है मानचित्र। मानचित्रों की आवश्यकता। सबसे पहला ये है कि मानचित्रों की हमें जरूरत क्यों है। ठीक है, इससे पहले मैंने इसके 4 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको कोई वीडियो ना मिला हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सर्च कीजिए, आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जब मनुष्य को पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी हो गई, जो हमने ग्लोब चैप्टर में पढ़ा था, तब क्षेत्र संबंधी उसके ज्ञान का विस्तार होने लगा। अपने परिवेश और देश से बाहर निकलकर दूसरे देश परिवेश में जाना प्रारंभ किया तो वह कभी कभी रास्ता भटक जाता था। प्रारंभ में वह दिन में सूर्य के माध्यम से और रात में तारों के माध्यम से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करता था। जब मनुष्य व्यापार या अन्य कारणों से देश परिवेश से बाहर जाने लगा तो रास्ता भटके नहीं और स्थान की सही जानकारी हो, उचित मार्ग का अनुसरण कर सके, उचित रास्ता को दूसरों को बता सके। इसी हेतु प्रारंभ में बिना मापनी के जमीन या दीवारों पर नक्शा रेखा चित्र खाका बनाना शुरू किया। उस समय बनाए नक्शों में कई प्रकार की व्यवहारिक समस्याओं के कारण मानव बाद में मापनी के आधार पर कागज पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानचित्र बनाने लगा, ताकि अपना सुविधा अनुसार कहीं भी उसका उपयोग कर सके। एक देखिए, क्या आप जानते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर बैठकर प्राप्त कर सके, इसके लिए पृथ्वी के प्रतिरूप के रूप में ग्लोब की रचना की गई। पृथ्वी के इस छोटे प्रतिरूप ग्लोब पर मनुष्य ने काल्पनिक अक्षांश व देशांतर रेखाएं बनाई हैं, जिनके माध्यम से किसी भी स्थान की सही लोकेशन जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मानचित्र का विकास। क्या आप सोच सकते हैं कि मानचित्रों का वर्तमान स्वरूप किस प्रकार हमारे सामने आया है? इसके पीछे भी लंबी कहानी है। पुराने जमाने में जो मानचित्र बनाए जाते थे वो आज के मानचित्र जैसे नहीं होते थे, बल्कि रेखा चित्र होते थे, जिसमें किसी भूभाग का वर्णन चित्रों के माध्यम से होता था। इन मानचित्रों की मापनी भी नहीं होती थी। आज से लगभग 3000 साल से भी पहले मिस्र वासियों ने सर्वप्रथम, देखिए, सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया था? मिस्र ने बनाया था। मिस्र वासियों ने सर्वप्रथम उपयोगी मानचित्र बनाए, जिनमें नील नदी के आसपास के क्षेत्रों को दिखाया गया। मानचित्र बनाने की कला का धीरे धीरे विकास हुआ, जिसमें प्राचीन यूनान के भूगोलवेत्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। हिकेटियस ने अपना मानचित्र ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी में बनाया, जो कि भूमध्य सागर के समीप के निवासी थे। ये उस समय की घटना है जब पृथ्वी को गोलाव यानी कि सफेयर नहीं माना जाता था, बल्कि एक वृत्त के रूप में माना जाता था। इस वृत्त के केंद्र में ग्रीस था। इस समय संसार को केवल 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया, अफ्रीका में बांटा जाता था। एशिया की जानकारी केवल सिंधु नदी के पश्चिम तक थी। ग्रीक राज्य के पतन के बाद रोमन राज्य का उदय हुआ। इसी समय महान भूगोलवेत्ता टोलेमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोलेमी का आपको कई बार जिक्र आएगा। टोलेमी ने यूरोप और संसार के ऐसे मानचित्रों की रचना की जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया। देखिए, ये है हिकेटियस का मानचित्र। इस हिकेटियस के मानचित्र के अंदर जो सेंटर है वो ग्रीक दिखाया गया है, और ये है टोलेमी का मानचित्र। टोलेमी ने जो मानचित्र बनाया है उसकी खास बात है, इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया। तो क्वेश्चन आता है कि मानचित्र पर सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं किसने दिखाया? तो टोलेमी ने दिखाया। दूसरी सदी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो यूरोप में अंधकार युग की शुरुआत हो गई। इस काल में मानचित्र कला का विकास नहीं हुआ। विकास पुनः 13वीं सदी के बाद हुआ, जब यूरोप में समुद्री यात्राओं के लिए सही दिशाओं की जानकारी की आवश्यकता हुई। इसी समय प्रथम ग्लोब का भी निर्माण हुआ।
इस समय मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलिन और कैप्टन कुक ने लंबी यात्राएं की और उस समय के महाद्वीपों के महासागरों को ज्ञान को आगे बढ़ाया। नई दुनिया अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में की। यूरोप से भारत जाने के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। 1498 में वो केरल के कालीकट में पहुंचे थे। यूरोप में 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और मानचित्रों का निर्माण आसान हो गया। इस प्रकार समुद्री यात्राओं के कारण मानचित्र कला का विकास हुआ। अब देखो नई दुनिया किसे कहा जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन जाता है कि नई दुनिया किसे कहा जाता है, तो अमेरिका को कहा जाता है। और कोलंबस अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की? 1492 में की। वास्को डी गामा भारत के कहाँ पहुंचा था? केरल राज्य के कालीकट में पहुंचा था। ठीक है। मानचित्र की विशेषता, मानचित्र में दूरी, दिशा, आकार और आकृति को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के मध्य दूरी का पता लगाना आसान होता है। दूरी के साथ मानचित्र पर किसी स्थान विशेष की दिशा भी ज्ञात की जा सकती है। मानचित्र पर उत्तर दिशा एक तीर के द्वारा और एन लिखकर, ऐसे तीर लगा देते हैं और एन लिख देते हैं। तीर का ऊपरी सिरा उत्तर दिशा को बताता है, इसका विपरीत सिरा दक्षिण दिशा को बताता है। ये ऊपर नॉर्थ हो तो ये साउथ हो गया। मानचित्र पृथ्वी के एक भाग को छोटे आकार में बताता है। मानचित्र निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन बन जाता है। तो मानचित्र निर्माण में पैमाने का उपयोग किया जाता है। ये आपको पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। मानचित्र में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी और उन्हीं दो स्थानों के मध्य धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को पैमाना या मापनी कहते हैं। जैसे धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और मानचित्र में से 1 सेंटीमीटर से दर्शाया जाए तो इसका पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर होगा। दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे दिशा सूचक या दिक् सूचक यंत्र कंपास कहा जाता है। ठीक है। ये ऐसे गोल सा होता है, यहाँ भी एक इसकी फोटो लगी होगी। ये होता है कंपास। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला कंपास होता है। इस कंपास में एक चुंबकीय सुई लगी होती है जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को बताती है। हम जानते हैं कि 4 दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होती हैं, तो इनके बीच की भी दिशाएं होती हैं। जैसे मान लो ये दिशाएं हैं, ये तो मेन दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अब इनके बीच में जो है, जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच में हम कहते हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच वाले को हम कहते हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले कहते हैं दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम बीच वाले को हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये सारी हमें बताती हैं। प्रमुख रूढ़ चिन्ह, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के किसी भाग को छोटे रूप में मानचित्र के द्वारा समतल पटल पर दर्शाते हैं। भूभाग की सभी विशेषताओं को दर्शाने के लिए मानचित्र के समतल पटल पर स्थान नहीं होता है। इसके दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? विभिन्न रूढ़ चिन्हों या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। प्रतीक चिन्ह मानचित्र पर कम समय में अधिक जानकारी बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के आधार पर सभी देशों में एक समान प्रतीक चिन्ह का उपयोग होता है। एक समान प्रतीक चिन्ह होने का लाभ ये होता है कि अगर हम किसी देश की भाषा नहीं जानते हैं तब भी उस स्थिति में हम प्रतीक चिन्ह के माध्यम से उस देश के मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। कुछ परंपरागत रूढ़ चिन्हों की जानकारी अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में दी गई है। जैसे देखो ये है कि जैसे आपको रेलवे लाइन दिखानी है, तो अगर ऐसे ही आपको दिखे तो बड़ी रेलवे लाइन, ये मीटर लाइन, ये रेलवे स्टेशन दिखाता है। ये दिखाता है पक्की सड़क है, ये दिखाता है कच्ची सड़क है। ये बताता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये बताता है राज्य सीमा, और ये बताता है जिला सीमा। ये बताता है कि नदी है, ये कुआं है, ये तालाब है, ये नहर है, ये पुल है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, गिरजाघर है, ये मस्जिद है, ये छतरी है। ये है पोस्ट ऑफिस, ये है पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस, और ये है पुलिस स्टेशन। ये बताता है कि ये एक बस्ती है, और ये बताता है ये कब्रिस्तान है। ये बताता है पेड़ है, ये घास है। ये हमारे प्राकृतिक रूढ़ चिन्ह है। रूढ़ चिन्हों की तरह विभिन्न रंगों का प्रयोग करके पृथ्वी के विभिन्न भूभाग को मानचित्र पर दर्शाया जाता है। तो जैसे देखो, अगर जो पानी वाला है, जैसे कि नदी, नाले, समुद्र, इनको हम नीले रंग से दिखा देते हैं। पर्वत को भूरे रंग से, पठार को पीले रंग से और मैदान को हरे रंग से दर्शाया जाता है।
रेखा चित्र, खाका और मानचित्र। रेखा चित्र, जब आप किसी दोस्त को अपने घर पहली बार बुलाते हैं तो उसे घर का पता समझाने के लिए हम रेखाओं के माध्यम से कच्चा चित्र खरीद खींचते हैं, जिसे कुछ मुख्य स्थानों को दर्शाते इसे रेखा चित्र कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि साहब आपको हमारे यहाँ पर राजस्थान में गंगानगर में आना, तो आप गंगानगर में जब आएंगे, आप बस स्टैंड से उतरेंगे, बस स्टैंड के पास ही एक रोड है। इस रोड पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक शॉपिंग मॉल मिलेगा, ठीक है, उस मॉल के पास में ही हमारा घर है। तो ऐसे आपको अगर मैंने आपको बताया है तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। इनमें पैमाने का आधार नहीं बताते, इसलिए रेखा चित्र में दूरी और दिशाएं सही रूप से नहीं बताई जाती हैं। मानचित्र और रेखा चित्र में यही फर्क होता है कि मानचित्र में दूरियां और दिशाएं यथासंभव सही बताई जाती हैं, जबकि रेखा चित्र में तो एक एक पैमाना नहीं होता है। खाका, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका बताया जाता है। ठीक है, जैसे आपको अपने स्कूल का खाका बनाना हो, या जैसे आपको मैंने अपने आपको अपनी बिल्डिंग का खाका बना के बताना, तो मैंने बोला कि साहब ये बिल्डिंग है, यहाँ पर रूम है, यहाँ पर रूम है, यहाँ पर रूम है, यहाँ पर एक हमारा जो मेन ऑफिस है वो है, और ये हमारी पार्किंग है। ऐसे मैंने आपको बता दिया, तो इसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है कि किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर रेखा खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ठीक है, इसमें इस खाके के अंदर क्या है कि यहाँ पे जैसे जो आपने घर का नक्शा बनवाते हैं ना, वो नक्शा जो होता है, वो घर का नक्शा जो है वो खाके के टाइप से ही होता है। मानचित्र, ये किसी बड़े क्षेत्र को दर्शाता है जिसमें एक निश्चित पैमाने का उपयोग किया जाता है। मानचित्र दूरी, स्थिति, दिशा और वितरण दर्शाने हेतु उपयोग में लिया जाता है। मानचित्र के प्रकार, मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है भौतिक मानचित्र, इसमें क्या हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इनको दिखाते हैं, तो इसे हम कहते हैं भौतिक मानचित्र, क्योंकि ये पृथ्वी या भूभाग के भौतिक स्वरूप की जानकारी देते हैं। फिर है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल, तो इसमें देश, राज्य, नगर, शहर और गांव, देश, विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। विषयक मानचित्र, जो हमें किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं, उसे हम विषयक या थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि परिवहन, तापमान, वर्षण, वन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। भू संपत्ति मानचित्र, इन्हें इन्हें कैडस्ट्रल मैप भी कहते हैं। इनमें छोटे क्षेत्र को बड़ा और विस्तृत दर्शाया जाता है ताकि भूमि के उपयोग को सही रूप से जाना जा सके। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई भू मानचित्र किसके पास होता है, ये पटवारी के पास होता है। इनके पास में गांव के खेतों का नक्शा होता है, इससे पता चलता है कि कौन सी जमीन किसकी है। मानचित्रों का महत्व, पिछले अध्याय में हमने ग्लोब और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परेशानी होती है। ग्लोब पर हम छोटे क्षेत्र जैसे कि शहर, गांव को भी नहीं दिखा सकते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए मानचित्र अच्छा साधन है। मानचित्र पृथ्वी के एक या अधिक उसके एक अधिक भाग का द्विआयामी चित्र है। मानचित्र होते हैं वो 2D होते हैं। मानचित्र ग्लोब की भांति पृथ्वी में किसी प्रदेश का प्रतिरूप नहीं है, क्योंकि वो 3D होते हैं। 3D को 2D पर बताते समय कुछ विकृतियां उत्पन्न होती हैं, आकृति, आकार और दिशा में परिवर्तन की संभावनाएं रहती हैं। अब देखो, ग्लोब पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई ही कम हो जाती है, लेकिन अधिकतर मानचित्रों में उसी अनुपात में अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कोई कमी नहीं होती है। इस प्रकार उच्च अक्षांश वाले देशों की आकृति और आकार में परिवर्तन आ जाता है। ग्लोब पर ध्रुव लगभग एक बिंदु के रूप में होता है, पर अधिकतर मानचित्रों में ध्रुव को एक सीधी रेखा के रूप में दिखाया जाता है। फिर भी मानचित्रों के कई लाभ है। देखो, एक तो इनको बनाना आसान होता है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। इनमें छोटे स्थान, शहर, गांव को भी दिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, एटलस क्या है? कि विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का एक संकलन है जो हमें विस्तार से अधिक जानकारी प्रदान करता है। इस कारण दैनिक जीवन में मानचित्रों का उपयोग ग्लोब की अपेक्षा अधिक होता है। तो इस तरह से एक ये आपको याद रखना कि कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि विषयक मानचित्र क्या होते हैं, जो किसी विशेष तथ्य की जानकारी देते, थीमेटिक
दिक्सूचक यंत्र क्या होता है? दिशा बताने वाला यंत्र। रूढ़ चिन्ह, परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह, और कैडेस्ट्रल क्या होती है? भू संपत्ति होती है। तो इस तरह से जो आज हमने हमारा ये चैप्टर है 5वां मानचित्र वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिए। पुराने जितने भी हमने ये 5 चैप्टरों के वीडियो हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।